Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is stability of the benzene. Actually, in last lectures we discussed about structure of the benzene, जिसमें हमने acyclic को रिजेक्ट किया, फिर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सेप्ट किया, कैलकुलस स्ट्रक्चर को। फिर लास्ट लेक्चर में हमने उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या उसकी डायग्राम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक डिस्कस की। आज हम प्रूव करने जाते हैं क्या वाकई बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो हम जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी ऑब्जेक्शंस थी जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी। यहाँ पे हम बेंजीन को की जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, असल में मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी और एनर्जी का एक कंसेप्ट देता जाऊँ, फिर मैं बाद में पूरे मैकेनिज्म की तरफ आता हूँ, पूरे डिटेल की तरफ हम आता हूँ। इसमें एक टर्म हम ये कहते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हाई होगी, इट शुड बी लेस स्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी लो होगी, इट शुड बी मोर स्टेबल। अब हमने ये चेक करना है, हमने ये जस्टिफाई करना है कि आइदर बेंजीन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, आइदर इसकी हाई एनर्जी है या लो एनर्जी है। हाई एनर्जी है या फिर हम ये कंफर्म करेंगे कि इसकी लो एनर्जी है। अगर इसकी होगी हाई एनर्जी तो ये लेस स्टेबल होगा, और अगर इसके पास हुई लो एनर्जी तो फिर ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये अभी हमारे क्वेश्चन है कि आया कि इसमें हाई एनर्जी होनी है या फिर इसमें लो एनर्जी होनी है, और इसी क्वेश्चन का आंसर हमने इस लेक्चर में ढूंढना है। अब ये एनर्जी का हमें कैसे पता चलेगा कि हाई एनर्जी है या लो एनर्जी है बेंजीन के पास? उसके लिए हम सहारा लेते हैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हम सहारा लेते हैं कि हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, और हाइड्रोजनेशन कराने पे हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहां पे होगी, जो हीट रिलीज होगी, हम उसके मुताबिक कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें होता ये है कि हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना होती है, और इसमें हम ये कहते हैं कि हम लेस स्टेबल मॉलिक्यूल से हम मोर स्टेबल मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। मतलब जब डबल बॉन्ड होता है उस वक्त वो लेस स्टेबल होता है, जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं उस वक्त वो मोर स्टेबल हो जाता है। अब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाने के लिए वो क्या करता है, लॉस ऑफ एनर्जी करता है। वो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे वो कर रहा होता है। अब अगर वो एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी ज्यादा होगी। अगर वो एनर्जी कम रिलीज कर रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी कम होगी। मतलब अगर ज्यादा लॉस हो रही है तो ज्यादा। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, एक्चुअली दैट इज एनर्जी। Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. अगर मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हुई, it should be less stable, और अगर कम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हुई, that should be more stable. तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यहाँ पे पैरामीटर बनाया, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने बेंजीन की स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल कंसेप्ट है। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन को क्योंकि हमने इन्वॉल्व करना है, यहाँ पे हमने एनर्जी को इन्वॉल्व करना है, और तीसरा पॉइंट हमने मूव किस तरफ करना है, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन हमने मूव करना है। इसके लिए हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले एक डबल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे, फिर
2 डबल बॉन्ड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर 3 डबल बॉन्ड को हम जो है यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम साइक्लोहेक्सीन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। साइक्लोहेक्सीन जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और डबल बॉन्ड भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अगर ये मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। इस एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन के लिए हमें 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा और यहां पे मुझे कैटलिस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, निकल कैटलिस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। दैट साइक्लोहेक्सीन शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। और यहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज -119.5 किलो जूल्स पर मोल, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, दिस वन इज नेम्ड एज साइक्लोहेक्सीन and that is known as cyclohexane। और ये जो प्रोसेस हमने किया वो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया और इस हाइड्रोजनेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो 119.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। अभी हमारा अल्कीन था, वो अल्केन था। इसका मतलब ये है इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सपोज मैं कहता हूं कि साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो ऑब्वियसली अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू पे चलें, तो साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी ज्यादा होगी और साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी क्या होगी? लो होगी। ये एनर्जी लेवल है। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सीन इतनी एनर्जी लॉस करेगा तो साइक्लोहेक्सेन में जाएगा। इट मीन्स साइक्लोहेक्सीन एनर्जी लॉस कर रहा है। इट मीन्स वहां पे एनर्जी उसकी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी उसकी कम है। दैट इज मोर स्टेबल, इट शुड बी लेस स्टेबल। ये हमारा एक स्टेप हो गया यहाँ पे। अब दूसरा स्टेप पे हम आते हैं, हम डाइईन की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे डाइईन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो। ये हमारी मोनोईन थी जो हमने साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल दी। यहाँ पे हम डाइईन की एग्जांपल लेते हैं। डाइईन में हमारे 2 डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पे है और एक डबल बॉन्ड यहां पे है। दैट इज 1,3 साइक्लोहेक्सा डाइईन। 1 और 3 पोजीशन पे डाइईन है। इसके लिए हमें हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। That should be converted into cyclohexane। अब ये 2 मोल्स हाइड्रोजन है, वहां पे हमने 1 मोल हाइड्रोजन ऐड की थी, यहां पे हमारी 2 मोल है। अब जब मैंने 2 मोल्स की तो हमारी जो एक्सपेक्टेड डेल्टा H है ये क्या होनी चाहिए? 2 into -119.5 किलो जूल्स पर मोल। एक्सपेक्टेड या हम इसे कैलकुलेटेड भी कहते हैं। कैलकुलेटेड भी हम इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं या फिर हम एक्सपेक्टेड भी टर्म यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास अराउंड आ रही है -239 किलो जूल्स। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल के लिए 239 एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व्ड यहां पे फाइंड आउट की, ऑब्जर्व्ड डेल्टा H हमने फाइंड आउट की, that was -231.5 kilojoules। एक्सपेक्टेड ये थी कि 2 मोल्स हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, 239 एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मतलब इसके पास 239 एनर्जी एक्स्ट्रा होनी चाहिए इसकी निस्बत। लेकिन उसने रिलीज ही 231 की। इट मींस इसके पास एनर्जी ही 231 थी। तो यहां से हम एक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, that is resonance energy। रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? कहते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं that is observed डेल्टा H और माइनस क्या होती है हमारे पास
कैलकुलेटेड डेल्टा एच, ऑब्जर्व डेल्टा एच एंड कैलकुलेटेड डेल्टा एच, हम इन दोनों को लेके चलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जर्व हमारे पास है -231.5 और जो हमारे पास कैलकुलेटेड है -239, तो ये हमारे पास आ जाएगा -231.5 प्लस 239, तो ये हमारे पास आ गया अराउंड 7.5 किलो जॉल का यहाँ पे गैप आ गया। दैट 7.5 इज टर्म्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये जो उसके में गैप आ रहा था, उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, दैट इज टर्म्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये मैं एंड पे दोबारा इसको कंपाइल करता हूं, इसका स्टेबिलिटी से ताल्लुक क्या है। फिर हम तीसरी एक हाइपोथेटिकल ट्राई-इन यहां पे मेंशन करते हैं जो कि बेंजीन से रेलेवेंट है। ट्राई-इन हमने यहां पे लिया वही साइक्लोहेक्सा ट्राई-इन है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। इसका अगर हम नेम लें दैट इज 135 साइक्लोहेक्सा ट्राई-इन, दैट इज एक्सपेक्टेड हाइपोथेटिकल वैल्यू। 3 डबल बॉन्ड है तो हमें 3H2 यहां पे ऐड करने पड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में इसकी कन्वर्जन होगी। अब हम यहां पे देखते हैं कि एनर्जी का क्या रिलेशन है। जो कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड हमारे पास डेल्टा एच होना चाहिए, 3 हमारे पास हाइड्रोजन है तो 3 into -119.5, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है -358.5 किलो जॉल। इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व डेल्टा एच है, ऑब्जर्व जो हम डेल्टा एच फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज माइनस जो हमारे पास वैल्यू ओवर आ रही है -150 हमारे पास वैल्यू आ रही है। मतलब 150 ओवरऑल वैल्यू जो है हमारे पास रिकॉर्ड होती है बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी 208 जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड होती है। 208 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, पर मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसे 1 मोल की बात करेंगे तो ये भी पर मोल हम लिखेंगे, ये भी हम पर मोल लिखेंगे, यहाँ पे भी हम पर मोल मेंशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी हम पर मोल मेंशन कर रहे होते हैं और यहाँ पे भी हम पर मोल मेंशन कर रहे होते हैं। मतलब पर मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये एक फॉर्मेशन है जो कि डेवलप हो गई, एक हमारी डेवलपमेंट होगी कि इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए लेकिन हुई इतनी। तो यहां से हम जो रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, रेजोनेंस एनर्जी जो हम फाइंड आउट करते हैं दोनों के डिफरेंस से, वो हमारे पास आ जाती है 150.5 किलो जॉल्स पर मोल। 150.5 किलो जॉल पर मोल इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के पास 358.5 एनर्जी नहीं थी, इसके पास जो एनर्जी थी वो 208 थी, हालांकि होनी 358.5 चाहिए थी। तो रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे हमारे पास आ गई 150। ये काफी सारा गैप आ रहा है, मतलब 150 एक बड़ी अमाउंट है इसमें एनर्जी गैप की। अब हम आते हैं एक स्केच की तरफ आते हैं और फिर हम इनको ओवरऑल कंपाइल करते हैं। अभी मैं इसी को दोबारा एक ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि हमारे पास ग्राफ जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो हम एक्स एक्सिस पे साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, और वाई एक्सिस पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे साइक्लोहेक्सेन और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गया? इसको हम लेके चल रहे होते हैं ओवरऑल कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। अगर हम यहां पे लिखें कि सपोज ये 100 है पोटेंशियल एनर्जी किलो जॉल्स, यहां पे सपोज 200 है, यहां पे सपोज 300 किलो जॉल्स पर मोल है।
जब हमारे पास मोनोइन होता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेते होते हैं, साइक्लोहेक्सेन में। मैं इसी चीज को तमाम को फिर कंपाइल कर रहा हूं। किसकी मौजूदगी में हम करते हैं, निकल की मौजूदगी में, और -119.5 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी हमें रिलीज करना पड़ती है। ठीक है, ये ओवरऑल स्केच है। जब हमारे पास डाइईन होता है तो डाइईन में अगर हम यहां पे उसका स्केच ड्रॉ करें, डाइईन को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, ये मैं डॉटेड लाइन से जो शो कर रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है, उसे एनर्जी रिलीज करनी चाहिए 239 किलो जॉल्स पर मोल, और निकल भी हमें यूज करना चाहिए, और 2H2 यहां पे यूज होना चाहिए, यहां पे सिर्फ H2 यूज होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि वो 239 की बजाय वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो -231.5 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। 2 हाइड्रोजन भी ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड था, और वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑब्जर्व है। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक ऑब्जर्व वैल्यू है। फिर हम ये सोच रहे थे कि ये जो हमारे पास ट्राइईन है, ट्राइईन को ये एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, ये एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। मतलब ये 358.5 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। 3H2 भी ऐड करने चाहिए निकल की मौजूदगी में, लेकिन वो करता कितना है, वो रिलीज करता है 208, दैट इज ऑब्जर्व्ड 208 किलो जॉल्स पर मोल निकल और 3H2। ठीक हो गया, ये ओवरऑल हमारा स्केच आ गया कि एक्सपेक्टेड क्या था और हमारे पास एक्चुअल क्या था जो हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो एनर्जी गैप आया यहां पे, ये गैप जो आ रहा है दैट इज अ रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, और ये कितना आ रहा है 150.5 किलो जॉल पर मोल का गैप आ रहा है। ठीक है, यहां पे जो गैप आया था वो तकरीबन 7.5 रेजोनेंस एनर्जी का गैप आया था। अब हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बेंजीन के पास होनी चाहिए थी 358 एनर्जी, लेकिन बेंजीन की एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है। अगर लो एनर्जी है तो ये प्रूव हुआ कि बेंजीन इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, बेंजीन इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि बेंजीन का जो गैप आ रहा है एनर्जी का वो 150 किलो जॉल्स का गैप आ रहा है, दैट इज 150 किलो जॉल्स एनर्जी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंपल ट्राइईन। मतलब ट्राइईन को अगर हम देखेंगे तो उसकी निस्बत ये मोर स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच रहे थे कि क्या बेंजीन की ये स्ट्रक्चर स्टेबल भी है या नहीं है। अब ये स्टेबिलिटी क्यों है, इसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड है तो वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, एक दूसरे की कोई उधर मूव कर रहा है कोई आगे मूव कर रहा है, डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे बेंजीन इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, इज स्टेबल मॉलिक्यूल। जब स्टेबल मॉलिक्यूल है इसीलिए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, इसीलिए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो कर रहा होता है। हमारा एक ऑब्जेक्शन यहां पे क्लियर हो गया, हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्शन दिया था
कि बेंजीन में जब डबल बॉन्ड है तो उसे तो सिर्फ एडिशन रिएक्शन देना चाहिए. Why it shows substitution reactions? The reason is that benzene is stable molecule due to delocalization of pi electrons, and due to delocalization of electrons it will show substitution reaction. तो ओवरऑल हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि वाकई बेंजीन की स्ट्रक्चर ये हो सकती है. कैकुले ने जो स्ट्रक्चर जो है वो पेश की, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर भी है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई बॉन्ड इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, डिलोकलाइजेशन होती रहेगी. तो इससे हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एग्जिस्ट करता है. तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा. बेंजीन को हम चेक करने आए थे कि बेंजीन की क्या स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है. तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना था. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमने सहारा लिया ताकि हम एनर्जी को डिटरमिन कर सकें. वो भी मैंने यहाँ पे स्केच आउट किया. मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस वुड बी द स्टेबिलिटी. हमने पहले मोनोइन को कंपेयर किया उसकी एनर्जी से, फिर हमने डाइइन को कंपेयर किया, और जो हम जस्ट लाइक बेंजीन ट्राइइन को हमने कंपेयर किया, और जब उसका डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया देयर वाज अ बिग डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी इज अ डिफरेंस बिटवीन calculated heat of hydrogenation and actual heat of hydrogenation या observed heat of hydrogenation. तो रेजोनेंस एनर्जी क्योंकि 150 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास आ रही थी, तो उस बेस पे हम ये कहते हैं कि बेंजीन इज अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, एंड व्हेन इट इज हाईली स्टेबल it will show substitution reactions. Thank you very much.